इस वक्त भारत के ऊपर 50% का जो टैरिफ है वो अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है, जिसमें 25% टैरिफ है और 25% पेनल्टी है। भारत के जो किसान हैं, सब्सिडी मिलने के बावजूद भी उन्हें नुकसान है। 42 अरब डॉलर का, 2,39,000 ये कमाता है कनाडा का, दक्षिण कोरिया का 29,000 डॉलर। भारत का जो किसान है वो 1,500 डॉलर कमा पाता है। अमेरिका का किसान जिस चीज को 100 रुपए में उगा पाता है, भारतीय किसान को उसी चीज को उगाने के लिए कम से कम 20 से 30% ज्यादा लागत उसकी आती है। 6,532 रुपए चीन का किसान कमाता है मक्का से प्रति हेक्टेयर। अमेरिका का किसान कमाता है 11,000 रुपए, लेकिन भारत का किसान कितना कमाता है? मात्र 3,500 रुपए। बड़े देशों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। भारतीय किसान इतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो इतनी बड़ी मशीनों को हायर कर पाए या उन्हें खरीद पाए, और इसीलिए भारत सरकार ने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है, कृषि सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को हाशिए पर नहीं जाने दिया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर के जिस तरीके के हालात हैं, इसके बीच अमेरिका की तरफ से भारत पर जो टैरिफ है वो बढ़ाया गया है 25%, यानी कि 25% टैरिफ है और 25% पेनल्टी। इसमें बड़ी बात यह है कि जो टैरिफ लगाया गया है, इससे पहले भारत सरकार की तरफ से लगातार यह कोशिश हो रही थी कि एक मिनी ट्रेड डील जो है वो अमेरिका के साथ साइन हो जाए, और जो स्थितियां इस वक्त टैरिफ वॉर की बन रही हैं, अमेरिका की तरफ से जो भारी भरकम टैरिफ लाद दिया गया है, इसमें कम से कम एक रुकावट हो, एक बैरियर यहां पर आए और कुछ राहत की स्थितियां बने। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और जो कोशिश थी यहां पर एक टैरिफ की स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं हो पाई। बायलैटरल डील जो है यहां पर नहीं हो पाई है, मिनी ट्रेड डील यहां पर नहीं हो पाई। लेकिन इस ट्रेड डील के ना होने की एक सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है अमेरिका की वो जिद, जिसमें वो लगातार भारत के कृषि सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है, डेयरी सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो देश अमेरिका, जो दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, उसके सामने अपने कृषि सेक्टर को लेकर भारत आखिर क्यों पूरी तरह से अड़ चुका है? आखिर क्यों भारत जो है वो किसी भी सूरत में अमेरिका को, भारत की जो कृषि इंडस्ट्री है, जो किसान है भारत के, उन्हें किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं कर देना, जो है करने से रोकना चाहता है? क्यों अमेरिका जो है या बाकी देश यहां पर अपने सामान को इंपोर्ट ना कर पाए, ना भेज पाए, भारत के कृषि बाजार को किसी भी तरीके से इंफ्लुएंस ना कर पाए? इसके लिए क्यों भारत जो है इतनी सख्ती के साथ अड़ा हुआ है और अमेरिका को हर जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार है? इसकी एक बड़ी वजह है, जो बड़ी वजह है क्यों भारत अपने कृषि सेक्टर को, अपने किसानों को बचाने के लिए कर रहा है, जो आंकड़े बताते हैं, जो अमेरिका के सामने भारत की तरफ से रखे गए हैं, इसके बावजूद अमेरिका जो लगातार कोशिश कर रहा है भारत के कृषि सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की, वो ये बताते हैं कि आखिर भारत किन वजहों से, किन कारणों से इस वक्त अमेरिका के सामने पूरी तरह से अड़ गया है। वो कौन से आंकड़े, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त भारत के ऊपर 50% का जो टैरिफ है वो अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है, जिसमें 25% टैरिफ है और 25% पेनल्टी है। और ये किस वजह से लगाया गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये चाहते हैं कि भारत का जो कृषि सेक्टर है उसके अंदर वो एंटर कर ले, यहां पर अपनी जो फसलें हैं वो बेचनी यहां पर शुरू कर दें। लेकिन भारत ने कर दिया है साफ इनकार। अब एक चीज और आपको समझाता हूं कि इस इनकार की वजह क्या है, क्यों भारत जो है इसका इनकार कर रहा है। सबसे पहले जो मेन इसकी वजह है, भारतीय किसानों को क्यों भारत सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि पूरी दुनिया के जो देश हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनका सेक्टर जो है किसी भी तरीके से बचा रहे, लेकिन भारत के किसानों की सबसे पहले स्थिति देखिए। इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, इसमें आप सोयाबीन का तेल देख रहे हैं, सूरजमुखी का तेल देख रहे हैं, सूरजमुखी के बीज की बात कर लें या फिर मूंगफली के तेल की बात करें, सोयाबीन, मक्का, ये पूरी दुनिया, भारत के अलावा अलग अलग देशों में जो किसान है वहाँ के, इन फसलों को उगाते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका के अंदर, आप कनाडा के अंदर, चीन के अंदर, जापान के अंदर, फिलीपींस के अंदर इन फसलों की कीमतों को देखेंगे तो ये बेहद कम नजर आती है। सीधा सा आप फॉर्मूला ये समझिए कि जहां पर चीज सस्ती मिलेगी उसे ही कोई भी ग्राहक खरीदता है। अब भारत भी एक जो है अपनी फसलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारतीय किसान है वो भी पहुंचते हैं, और इसके अलावा तमाम देशों के जो किसान है वो भी पहुंचते हैं। लेकिन सोयाबीन की जो कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर है वो है 9,300। यानी अगर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर सोयाबीन को खरीदना चाहता है
तो बाकी देश वहां पर 9,300 रुपए में सोयाबीन की फसल को बेच देते हैं, लेकिन भारत के किसान उसे नहीं बेच पाते हैं। कारण क्या है? कारण है लागत। 14,202 रुपए भारतीय किसान को उसकी लागत पड़ती है। अगर अमेरिका उस सोयाबीन की फसल को 9,300 में बेच रहा है और भारत का किसान 14,202 रुपए में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका के किसानों की फसल जो है वो बिकेगी। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों इतनी लागत है। लेकिन बाकी फसलों का भी जरा समझ लीजिए, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें चीन हो, चाहे उसमें जापान हो, चाहे उसमें फिलीपींस हो, या फिर बाकी जो देश जो विकसित हैं या भारत से कृषि सेक्टर के लिहाज से भी अगर देखें ज्यादा एडवांस हैं। सूरजमुखी के तेल का हमने जिक्र किया, 3,712 रुपए अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर बाकी देश ऑफर करते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए। भारत के किसान 14,396 रुपए उनको लागत पड़ती है। उनका जो कुल अगर उन्हें अमाउंट उसमें से निकालना है 14,000 से ज्यादा, कितने का अंतर है? तकरीबन 10,000 रुपए का। क्यों कोई देश भारतीय किसान की जो है वो फसल को खरीदेगा? लागत क्योंकि ज्यादा आ रही है। दूसरी तरफ सूरजमुखी के बीज तकरीबन 5,700 रुपए, और भारत कितने में बेच पा रहा है? 10,500 रुपए के करीब में। तकरीबन 9,000 रुपए का अंतर यहां पर भी पड़ रहा है। तकरीबन जो है माफ कीजिए 5,000 रुपए का तकरीबन यहां पर अंतर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मूंगफली का तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6,256 रुपए मिल रहा है, भारतीय किसानों को इसकी लागत 7,069 रुपए, भारतीय बाजार के अंदर इसकी कीमत 7,069 रुपए के करीब होती है। इसके अलावा सोयाबीन जो 6,133 है, वहीं भारतीय बाजार में तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत जो है वो 6,927 रुपए है। ये जो सोयाबीन आप देख रहे हैं, ये इकलौते ऐसे फसलों में से एक है जहां पर भारतीय किसान जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अपेक्षा कम कीमत में उस फसल को उगा पाते हैं। भारत में उनकी कीमत कम है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाहिर है भारत वहां पर अच्छी कीमतें जो हैं उनके किसानों को मिल पाती हैं। इसके साथ ही आप देखिए मक्का की कीमतें, मक्का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहां 3,673 मिल रही है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय भारत के अंदर उसकी कीमत 9,254 है। सोयाबीन, तूर की दाल, चावल, इसके अलावा सरसों का तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,869 रुपए मिलता है, भारत के अंदर 10,196। ये स्थिति जो है वो भारतीय बाजारों के अंदर फसलों की क्या कीमतें हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों हैं। और अब जाहिर है अगर भारतीय किसानों की फसलों का दाम ज्यादा है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें वो कीमतें नहीं मिल पाती। इसकी एक बड़ी वजह भी है, इसकी एक बड़ी वजह है सबसे पहले कि भारतीय जो किसान हैं उनकी लागत ये ज्यादा क्यों आती है, फसलों की कीमतें ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि जो तमाम बड़े देश हैं, मसलन अमेरिका का जैसे हमने जिक्र किया, अमेरिका के अंदर जो किसान हैं वहां के, उनके पास जमीनें ज्यादा हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वो बड़ी मशीनों से बड़ी जगहों पर खेती करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो फसल है उसका रेट हो जाता है कम। लेकिन भारतीय किसानों के पास जमीन अपेक्षाकृत कम है और इसके अलावा ज्यादातर मजदूरों के हिस्से जाकर या मजदूरों के जरिए यहां पर खेती करवाई जाती है, और मशीनें जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारतीय किसान बेहद कम ले पाते हैं। और अगर मजदूरों के जरिए इस खेती को करवाया जाता है तो उसकी लागत जो है वो भारत के अंदर बढ़ जाती है। तो अमेरिका का किसान जिस चीज को 100 रुपए में उगा पाता है, भारतीय किसान को उसी चीज को उगाने के लिए कम से कम 20 से 30% ज्यादा लागत उसकी आती है। फिर उसके बाद आता है नंबर इस कीमत को और ज्यादा कम करने का, जिसमें जो बड़े तमाम देश हैं वो सब्सिडी भी ऑफर करते हैं। कौन सा देश कितनी सब्सिडी दे रहा है, कितनी उससे उसको फायदा हो रहा है, ये अलग जो है वो सिचुएशन है, उसकी वजह से वहां के किसानों को कितना फायदा होता है। लेकिन सबसे पहले जो मूलभूत वजह है वो है फसलों का मूल्य। भारतीय किसान इस स्थिति में है ही नहीं कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो कंपटीशन है कम से कम उसे ले पाए, और इसलिए भारत सरकार इतनी जो है वो डिफेंड कर रही है अपने किसानों को। इसीलिए उन्हें बचाने की एक पूरी जो कवायद है वो भारत सरकार की तरफ से हो रही है कि कोई बाहर के जो देश हैं वो भारत के जो कृषि सेक्टर के अंदर एंटर कर और ज्यादा चुनौती जो है भारतीय किसानों के लिए पेश ना करें। इसके अलावा जो कीमत का हमने जिक्र किया कि भारतीय किसानों की जो फसलों की कीमत है वो ज्यादा उन्हें पड़ती है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो बाकी देश हैं उनके साथ वो compete नहीं कर पाते हैं, उन्हें चैलेंज नहीं कर पाते हैं, और इसलिए भारतीय किसानों को जो है वो नुकसान में रहते हैं। भारत सरकार उसके लिए अलग अलग कवायद करती है जिससे हमारे किसान और हमारा जो कृषि सेक्टर है वो बचा रहे, और उसी में से एक कवायद ये भी है कि अमेरिका के आगे इस वक्त भारत जो है पूरी तरीके से रुका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रति हेक्टेयर
पूरी दुनिया के अंदर जो बाकी देश फसलें उगाते हैं उसमें भारत को प्रति हेक्टेयर जो है कितनी कीमत भारतीय किसान को मिल पाती है और बाकी देश आखिर उससे कितना कमा पाते हैं। अगर किसी भी देश के अंदर गेहूं उगाया जा रहा है, मसलन वो चीन के अंदर अगर वहां का किसान गेहूं उगाता है तो उसे प्रति हेक्टेयर जो है वो तकरीबन 5,781 रुपए वो कमा लेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो गेहूं के मामले में 3,521 रुपए यहां का किसान कमा पाता है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ये कीमत जो है वो 3,269 है। यहां हम दूसरे नंबर पर नजर आते हैं, जो टॉप 5 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं नजर आता है, उस जो जहां पर उगाया जाता है, तो भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। आगे का आंकड़ा देखिए, मक्का की अगर यहां पर बात होती है तो 6,532 रुपए चीन का किसान कमाता है मक्का से प्रति हेक्टेयर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का किसान कमाता है 11,000 रुपए, 11,000 रुपए मक्का के कमाता है अमेरिका का किसान। लेकिन भारत का किसान कितना कमाता है? मात्र 3,500 रुपए। गेहूं को देखकर हमें अच्छा लग रहा था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि 3,500 रुपए। भारतीय किसानों ने नो डाउट डेवलपमेंट किया है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारतीय किसानों को अभी से चुनौती देना उसकी तरफ से शुरू कर दे, जो भारत को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। धान की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। जहां धान की स्थिति में चीन जो है वो प्रति हेक्टेयर 7,133 रुपए कमाता है वहां पर, वहीं अमेरिका का किसान कमाता है इसमें तकरीबन 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, और भारत के किसान की स्थिति है जो है तकरीबन 4,322 रुपए। कैसे वो इससे कंपीट करेगा? किसके लिए जोर लगाया जा रहा है अमेरिका की ओर से? कैसे वो भारतीय किसान जो है उन किसानों के सामने जो है वो टिक पाएगा जो प्रति हेक्टेयर तकरीबन 8,500 रुपए, लगभग दोगुना कमा रहा है, यहां पर दोगुनी कमाई कर रहा है यहां पर अमेरिका का किसान, और उसके बाद भी उनको रोना छूट रहा है। वहीं चने की स्थिति देखिए, चाइना कमाता है तकरीबन 5,500 रुपए, वहां के किसान को प्रति हेक्टेयर तकरीबन 5,500 रुपए मिलते हैं। अमेरिका किसान को यहां पर कमी जो है मिलती है, जहां पर वो तकरीबन 1,400 रुपए के आसपास कमा पाता है, लेकिन भारत का किसान उससे भी नीचे है, वहां पर उसको तकरीबन 1,100 रुपए मिल रहा है। सिर्फ चीन इसमें लीडिंग में है, लेकिन भारत उसमें भी कहीं पर नहीं है। वहीं आप देखिए कपास के अंदर, कपास जहां तकरीबन 6,500 रुपए कमाता है चीन, अमेरिका 2,843 रुपए, भारत तकरीबन 1,200 रुपए के करीब कमा पाता है। सोयाबीन, अमेरिका जहां 3,399 वहां किसान को प्रति हेक्टेयर मिलते हैं, चीन को मिलते हैं 1,900 रुपए के करीब, भारत के पास सिर्फ 1,145 रुपए भारतीय किसान को मिल पाते हैं। मूंगफली तकरीबन 4,000 रुपए, यहां पर भी तकरीबन 4,000 रुपए अमेरिका और चीन को देखिए, भारत तकरीबन आधे पर है। कंपटीशन, कौन से कंपटीशन की बात अमेरिका कर रहा है? सीधी सीधी भाषा समझ में नहीं आती। सरसों के तेल की बात करें 2,000, यहां इसके अलावा 2,000, और यहां पर भारत के पास कितना मिल रहा है? तकरीबन 1,400 रुपए। यहां आप देखेंगे सिर्फ गेहूं ऐसा सेक्टर है जहां पर भारत जो है वो काफी बेहतर स्थिति में है। नो डाउट भारतीय किसान आगे जाकर बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मौका देना होगा। भारतीय किसानों को जो लगातार भारत की सरकार कोशिश कर रही है, अलग अलग मदों में सब्सिडीज दी जाती हैं, अलग अलग मदों में भारतीय किसान जो है उनको मदद पहुंचाई जाती है, लेकिन अगर अमेरिका जैसा देश उसमें इंटरफेयर करेगा, कृषि सेक्टर के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो आखिर कैसे इन आंकड़ों को जो है वो सुधारा जा सकेगा? ये एक बड़ी वजह है। इसी वजह से भारत सरकार पूरी तरीके से रुकी हुई है। पहला, जो फसलों की कीमतें हैं और प्रति हेक्टेयर जो भारतीय किसान यहां पर कमाता है, उसमें आखिर कितना डिफरेंस उन देशों के साथ है जो भारत के कृषि सेक्टर में इस वक्त घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक बड़ा चैलेंज आता है सब्सिडी को लेकर, कि जो जितने भी देश हैं वो अपने किसानों को बचाने के लिए फिर क्या करते हैं? ऐसा क्यों है कि भारत के अंदर जो किसान है वो प्रति हेक्टेयर भी कम कमा पाता है, उसकी कीमत जो है फसलों की वो भी ज्यादा है, जिसमें से एक मैंने वजह यहाँ पर आपको बताई लागत की। बड़े देशों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। भारतीय किसान इतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो इतनी बड़ी मशीनों को हायर कर पाए या उन्हें खरीद पाए, लेकिन कुछ हद तक किसान सक्षम होते हैं, इस वजह से हमें लगातार उसमें इंप्रूवमेंट देखने को भी मिल रहा है। लेकिन जो बाकी देश है वो क्या कर रहे हैं? वो करते ये हैं कि सब्सिडी पहुंचाते हैं। चीन अपने किसानों को 310 अरब डॉलर, ये 2022 के आंकड़ों के लिहाज से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 310 अरब डॉलर की जो सब्सिडी है वो चीन की तरफ से अपने किसानों को यहां पर दी गई है, जिससे कि उसके किसान जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर पाएं, उनकी फसलों की जो कीमतें हैं वो बेहतर मिल पाएं, उनकी लागत जो है वो कम हो पाए, वो टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट यहां पर कर सकें। और एक सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कृषि सेक्टर के लिए, जो तमाम देश अपने किसानों को बचाने के लिए करते हैं। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका 135 अरब डॉलर की जो वित्तीय सहायता है वो अपने किसानों को देता है, सब्सिडी देता है, और यही एक वजह है कि जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं। उससे क्या होता है? सब्सिडी से क्या होता है? सब्सिडी के उदाहरण के तौर पर किसी किसान ने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर की कीमत है 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से सब्सिडी दे दी गई, किसान को ट्रैक्टर पड़ा 2.5 लाख रुपए का। भारत के अंदर ये संभव नहीं हो पाता है।
कई हद तक सब्सिडी मिलती है। मसलन गेहूं को लेकर सब्सिडी दी जाती है, जिस तरीके से अब मिनिमम सेल प्राइस जो होता है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है किसानों को मिलता है, कुछ फसलों के लिए तय जो है वो तय किया गया है, चावल के लिए तय किया गया है, दालों के लिए तय किया गया है, अलग अलग फसलों के लिए तय किया गया है। उसमें यह होता है कि इससे मिनिमम जो है वो किसी भी सूरत में फसल को नहीं खरीदा जाएगा। इससे किसानों को कम से कम एक निश्चित आय जो है वो मिल पाती है। इसके अलावा मनरेगा जैसी जो कोशिशें होती हैं, मजदूरों को जो है वो राहत मिल पाती है। तो अलग अलग मदों में ये सब्सिडीज दी जाती हैं, और ऐसी सब्सिडीज अमेरिका हुआ, चीन हुआ, ये भी देते हैं, जिसका आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि 310 अरब डॉलर देता है यहां पर चीन। अमेरिका देता है 135, जापान देता है 33 अरब डॉलर, वहीं दक्षिण कोरिया 24। भारत के जो किसान हैं, आप इन सब आंकड़ों को देख लीजिए, सब्सिडी मिलने के बावजूद भी वो नेगेटिव में है, उन्हें नुकसान है 42 अरब डॉलर का। फायदा होने की बात छोड़ दीजिए, भारतीय किसान जो अपनी लागत है वो भी वसूल नहीं कर पा रहा है, और अमेरिका ये चाहता है कि हम कंपटीशन देने भारत के कृषि सेक्टर के अंदर घुस जाएं, जिसके लिए भारत सरकार ये कह रही है कि इस पर सोचिए, और हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब भारत के अंदर ये पूरी सब्सिडी की स्थिति है, और अगर कृषि सेक्टर के जरिए किसी भी देश को कितना फायदा होता है, वहां की कितनी जनसंख्या जीडीपी के अंदर या कृषि सेक्टर के अंदर जो है वो अपना योगदान दे पा रही है, उसकी वजह से भी एक पूरा जो आंकड़ा है वो क्या कहता है उसे जरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, दरअसल आप ये देखिए कि अगर मैं टोटल यहां पर पॉपुलेशन की बात करूं, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं, उसमें से कितने प्रतिशत, कितने परसेंट जो हैं वहां की जनता, किसी भी देश की जनता वो उसमें लगी हुई है, कृषि सेक्टर में लगी हुई है, वो पहले आप देखिए। अगर मैं यूके की बात करूं तो यहां पर 1%, वहां की जनता का 1% जो है कृषि सेक्टर के अंदर लोग लगे हुए हैं, वहां पर 1% ही ऐसे हैं जो कृषि सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। जर्मनी के अंदर भी ये आंकड़ा तकरीबन 1% का है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर ये आंकड़ा जो है वो तकरीबन 2% का है। फ्रांस के अंदर ये आंकड़ा है 3% का, जापान में भी तकरीबन 3% का, रूस के अंदर ये आंकड़ा है 6% का, 8% जो है वो ब्राजील के अंदर है, अफ्रीका के अंदर भी 8% है, चीन के 22% जो लोग हैं वो खेती किसानी का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा भारत में यह आंकड़ा है 44% का। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है जीवीए के अंदर। अब ये जीवीए क्या होता है? ये होता है सकल मूल्य वर्धन। अब ये क्या होता है? मान लेते हैं कि कहीं पर भी किसी फैक्ट्री के अंदर ब्रेड बनाने का अगर काम होता है, ब्रेड बनाई जाती है, उसमें उसका आटा, मशीन, उसको बेक करने का जो खर्चा है वो कुल मिलाकर पड़ता है मान लो 50 रुपये, और उसको फैक्ट्री जो है वो 50 रुपये के प्रॉफिट पर बेच देती है। ये जो 50 रुपये का उसने इन सारे प्रोसेस को करने के बाद जो कमाया है, ये जो कमाया है, जो उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी की है, 50 रुपये की चीज़ जो 100 रुपये की है, वो जो 50 रुपये बढ़ाए हैं वो जीवीए होता है, ये सकल मूल्य वर्धन। उसमें जो पैसा जो है बढ़ाया गया है वो यहाँ पर किया जाता है। अब अगर यूके का 1% व्यक्ति है जो खेती किसानी कर रहा है, वो यूके की जो जीडीपी है उसके अंदर कितना मूल्य संवर्धन कर पाता है? 0.6। 1% लोग हैं, उसकी जो जीडीपी है वो 0.6 बढ़ा दी। यहाँ पर 1% यहाँ पर भी है तो ये बढ़ाता है 0.8। ये 2% लोग हैं तो 0.9, लगभग 1%, इसको भी मान लेते हैं। फ्रांस के अंदर 3% हैं तो 1.7 जीवीए यहाँ पर भी आ जाता है। जापान के अंदर 3 है तो 0.9 यहाँ पर भी आता है। रूस के अंदर 6%, लगभग 6 ही यहाँ पर जीवीए भी आता है, उतना ही लगभग प्रोडक्शन और उतना जितना उनका कॉस्ट यहाँ पर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ 8% लोग हैं तो ब्राज़ील के अंदर 5.6 आ जाता है। वहीं अफ्रीका के अंदर ये जीवीए जो है वो 6.8 पर आता है। चीन के अंदर जो है वो 22% लोग लगे हुए हैं और 6.4 आ रखा है। भारत के अंदर 44% लोग लगे हुए हैं और जीवीए बन पा रहा है 16.4। जो हमारा जीवीए है, जो रिटर्न आ रहा है उससे वो 16.4% पे आ रहा है। और यही वजह है कि वो जो कीमतें हैं वो कंपीट नहीं कर पाती हैं
उन देशों के साथ जो भारत के कृषि बाजार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के डेयरी सेक्टर के अंदर कोशिश कर रहे हैं। और डेयरी सेक्टर जो है वो लगातार किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और ये सबसे बड़ी वजह है कि भारत जो है वो किसी भी सूरत में इसे स्वीकार यहां पर नहीं कर रहा है। एक आंकड़ा मैं और आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको सब्सिडी के जरिए आपको यहां पर दिखाया था, जहां आपने सब्सिडी देखी कि जहां पर चीन जो है वो अपने किसानों के लिए 310 अरब डॉलर की जो सब्सिडी है वो यहां पर देता है, अमेरिका 135 देता है, जापान 33 देता है, और ये सारी सब्सिडीज हैं जिसमें भारत जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान में नजर आता है, जहां पर 42 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो भारतीय किसानों को यहां पर झेलना पड़ता है। वहीं इसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ के किसानों की स्थिति क्या है। जापान के किसान जो है वो 310 अरब डॉलर की सब्सिडी तो ले ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर अमेरिका के किसान हैं 135 अरब डॉलर की सब्सिडी तो ले ही रहे हैं, लेकिन कमाते कितना है, यहाँ पर कमाते हैं लगभग 1,67,000 रुपये, 1,67,000 डॉलर, 1,67,000 डॉलर ये अमेरिकी किसान कमाता है। वहीं इसके अलावा जापान किसान कितना कमाता है, 21,000 डॉलर जापान किसान को मिल जाते हैं। दक्षिण कोरिया का 29,000 डॉलर ये फायदा होता है। 2,39,000 ये कमाता है कनाडा का, 2,39,000 डॉलर। भारत का जो किसान है वो 1,500 डॉलर कमा पाता है, 1,500 डॉलर भारतीय किसान कमाएगा, उसके सेक्टर को भी नुकसान है। और जो 1,67,000 कमाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम आके इनसे कंपटीशन करेंगे, उन्हें इनको चैलेंज देना है। और इसीलिए भारत सरकार ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि किसी भी सूरत में भारतीय किसानों को, कृषि सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को हाशिए पर नहीं जाने दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा करना भारतीय सरकार की पूर्ण रूप से प्राथमिकता है। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से ये कठोर फैसला जो है वो अमेरिका की तरफ से तमाम दबाव बनाने के बावजूद भी लिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।